पौष की वह रात इतनी सर्द थी कि हड्डियां तक कांप जाएं। चारों तरफ घना कोहरा फैला था। गांव के छोर पर स्थित पुराने बरगद के नीचे दो दोस्त बैठे थे, माधव और दीनू। सन्नाटा गहरा था। दीनू भाई, ऐसी ठंड तो बरसों बाद देखी है। देख, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। याद है बचपन? इसी बरगद के नीचे हम आग जलाकर बैठते थे। माँ कितना डराती थी कि रात को बाहर मत निकलना, यहाँ पुरानी रूहें भटकती हैं। हाँ माधव, वो दिन भी क्या थे। तब न खेती की फिक्र थी, न घर का बोझ, बस हंसी ठिठोली थी। पर आज तो कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं यार, पिछले साल सूखे ने मार दिया, इस साल ओलों ने कमर तोड़ दी। बस इस बार की फसल बच जाए। मेरे बेटे आर्यन का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में कराना है। उसका भविष्य इसी मिट्टी से जुड़ा है। बस डर लगता है कि कोई बला फसल न बिगाड़ दे। तो फिक्र मत कर, आर्यन मेरा भी बेटा है। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई आंच नहीं आने देंगे। बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सन्नाटा चीरती हुई किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों दोस्त एकदम सतर्क हो गए। सुना तूने? उधर कुएं की तरफ कोई है। हाँ, आवाज तो आई। शायद कोई जंगली जानवर होगा। चलकर देखते हैं, कहीं फसल ना खराब कर दे। दोनों दबे पांव उस तरफ बढ़े। कोहरे की चादर को चीरते हुए उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने ठाकुर बलवंत का खास आदमी गजाधर हाथ में एक लालटेन लिए तेज कदमों से पुराने कुएं की ओर बढ़ रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ये गजाधर इतनी रात को पुराने कुएं की तरफ क्या कर रहा है? ये रास्ता तो गांव के बाहर जाता है। माधव, गजाधर का मतलब है ठाकुर बलवंत की कोई नई चाल। सुना है ठाकुर शहर के बड़े बिल्डरों से मिला है। वो हमारी जमीनें हड़पना चाहता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव में रोशनी नहीं बल्कि मौत का पैगाम आया। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। माधव की पत्नी सुजाता दौड़ती हुई उसके पास आई। अजी, सुनते हो? गजब हो गया। अनाथ मुस्कान, उसकी लाश पुराने पीपल के पेड़ के पास मिली है। पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा है। क्या? मुस्कान? कल शाम तक तो वो ठीक थी। ये कैसे हो सकता है? माधव और दीनू वहां मौके पर पहुंचे। मुस्कान की लाश देखकर सबका दिल दहल गया। पुलिस जांच की बात कर रही थी, लेकिन माधव और दीनू की नजरें मिलीं। दोनों के दिमाग में कल रात का वो मंजर घूम गया, गजाधर और उसकी लालटेन। दीनू, कल रात गजाधर उसी दिशा में जा रहा था। क्या ये उसका काम हो सकता है? शक तो पूरा है माधव, पर बिना सबूत ठाकुर के आदमी पर हाथ डालना मौत को दावत देना है। हमें सावधानी से काम लेना होगा। शाम को माधव और दीनू गांव की नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर पहुंचे। वहां गजाधर पहले से बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। क्यों भाई गजाधर, सुना तुमने? बेचारी मुस्कान चली गई। कितनी भोली लड़की थी। उसके नाम की वो 5 बीघा जमीन ही तो उसका सहारा थी। अब वो जमीन भी लावारिस हो गई। जमीन का क्या है, जो गया सो गया। अब फालतू की बातें मत करो, अपना काम देखो। काम तो हम देख ही रहे हैं गजाधर। सुना है उस जमीन पर ठाकुर साहब की नजर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जमीन के चक्कर में उसकी जान ले ली? जमीन का नाम सुनते ही गजाधर के हाथ कांपने लगे। उसने बिना चाय के पैसे दिए वहां से तेज कदमों से निकल गया। उसकी ये घबराहट माधव और दीनू के लिए पक्का सबूत थी। अब साफ है दीनू, मुस्कान की मौत का गुनहगार यही है। हमें इसे बेनकाब करना ही होगा। ठहर माधव, ये खेल अब बड़ा हो चुका है। गजाधर सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी तो ठाकुर बलवंत है, और वो अब चुप नहीं बैठेगा। माधव और दीनू को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने किस ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है। रात का दूसरा पहर था।
ठाकुर बलवंत की हवेली के ऊंचे दरवाजों के पीछे साजिश की खिचड़ी पक रही थी। गजाधर पसीने से तरबतर ठाकुर के सामने खड़ा था। चाय की दुकान पर जो हुआ उसने गजाधर की रातों की नींद उड़ा दी थी। मालिक, अनर्थ हो गया। वो माधव और दीनू, उन्हें सब पता है। कल रात शायद उन्होंने मुझे देख लिया था। वो लोग दुकान पर मुस्कान की जमीन और उसकी हत्या की बातें कर रहे थे। खामोश। उन 2 कौड़ी के किसानों की इतनी हिम्मत। बलवंत सिंह की राह में जो आता है वो श्मशान पहुंच जाता है। अगर उन्हें पता चल गया है तो वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। पर मालिक, पुलिस चक्कर काट रही है। अगर उन्होंने मुंह खोला तो? वो मुंह नहीं खोलेगे गजाधर। माधव की दुखती रग उसका बेटा आर्यन है। कल रात जब गांव सो रहा होगा तुम आर्यन को उठा लाओ। जब बाप के सामने बेटे की जान पर बनेगी तो वो अपनी जने जुबान पर ताला खुद लगा लेगा और फिर उन दोनों को भी ठिकाने लगा देंगे। ठाकुर के आदेश पर गजाधर अपने 2 गुंडों के साथ माधव के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वही पुराना कुआं पड़ता था जहां मुस्कान को मारा गया था। अचानक चलते चलते गजाधर को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है? कौन है वहां? क्या हुआ गजाधर भाई? कोई नहीं है यहाँ। ठंड की वजह से वहम हो रहा होगा। वे फिर चलने लगे, लेकिन तभी हवा अचानक बर्फीली हो गई। एक हल्की सी पायल की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई। तुमने सुना? ये आवाज? मुस्कान भी ऐसी ही पायल पहनती थी। अरे भाई, तुम तो डर गए। वो मर चुकी है। मरे हुए वापस नहीं आते। चलो, काम खत्म करना है। इधर माधव के घर में सब सो रहे थे। माधव और दीनू भी सो रहे थे। आर्यन की चारपाई के पास ही लेटे थे। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रुक माधव, सावधान रहे, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गजाधर और उसके आदमी अंदर घुस आए। बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी दुकान पर माधव। अब बता, अपनी जुबान प्यारी है या इस छोकरे की जान? गजाधर, नीच इंसान, बच्चे को बीच में मत ला। जो कहना है हमसे कह। हिम्मत मत करना गजाधर, पूरे गांव को जगा दूंगा मैं। हाथापाई शुरू हो गई। दीनू और माधव ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके खून जमा दिए। आंगन के कोने के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। एक लड़की का साया जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो मुस्कान की रूह थी। उसे देखते ही गजाधर के पसीने छूट गई। उसके आदमी डर के मारे कांपने लगे। गजाधर, तूने मेरी जमीन छीनी, मेरी जान ली। अब मैं तेरी रूह छीनने आई हूं। नहीं, बचाओ, मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने नहीं किया। ये सब ठाकुर के कहने पर हुआ। अचानक एक तेज हवा चली और गजाधर हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। रूह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। माधव और दीनू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। डर और दहशत के बीच गजाधर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर बाहर की ओर भागा। ठाकुर ने मरवाया, ठाकुर ने मरवाया। गजाधर तो भाग गया, लेकिन माधव और दीनू के सामने अब सच्चाई पूरी तरह नग्न थी। रूह धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए। दीनू, वो मुस्कान थी, उसने हमें बचा लिया। हाँ माधव, उसने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। गजाधर ने कबूल कर लिया है कि असली कातिल ठाकुर है। कल सुबह होने दे, ये गांव ठाकुर की ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन दीनू, ठाकुर के पास ताकत है, पैसा है, वो हमें झूठा साबित कर देगा। अब हमारे साथ इंसान नहीं, एक भटकती रूह भी है माधव। अब फैसला कानून नहीं, कुदरत करेगी। माधव और दीनू ने ठान लिया था कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। रात के उस खौफनाक मंजर के बाद माधव और दीनू की आंखों से नींद कोसों दूर थी।
जैसे ही सूरज की पहली किरण ने गांव की दहलीज पर कदम रखा, माधव और दीनू ने सबको इकट्ठा कर दिया। भाइयों, अब चुप रहने का वक्त निकल गया है। कल रात जो मेरे घर पर हुआ वो कल आपके घर पर भी हो सकता है। गजाधर ने खुद कबूल किया है कि मुस्कान की हत्या ठाकुर बलवंत के कहने पर हुई थी। पर माधव, ठाकुर बहुत ताकतवर है। पुलिस उसके हाथ की कठपुतली है। हम क्या कर पाएंगे? हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर साथ मिलकर हम पहाड़ हिला सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारी जमीनें और हमारी बेटियों की इज्जत ऐसे ही नीलाम होती रहे? आज अगर हम नहीं लड़े तो मुस्कान की रूह हमें कभी माफ नहीं करेगी। दीनू की बातों ने गांव वालों के सोए हुए खून में उबाल ला दिया। सभी लोग गांव की हवेली की तरफ चल पड़ा। ठाकुर बलवंत अपनी ऊंची बालकनी से गांव वालों के हुजूम को देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि घमंड था। उसके साथ बंदूकधारी बॉडीगार्ड खड़े थे। ओए माधव, अपनी औकात भूल गया क्या? इन भिखारियों की टोली को लेकर मेरी हवेली पर हमला करेगा? लौट जाओ वरना गोलियों से भून दूंगा। ठाकुर, गोलियां इंसान को मार सकती हैं पर सच को नहीं। गजाधर ने सब उगल दिया है। अब तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। गजाधर डरपोक था, उसे तो मैं देख लूंगा, पर पहले तुम्हें खत्म करता हूं। फायर करो। जैसे ही गार्ड्स ने बंदूकें तानी, अचानक दिन के उजाले में अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज चली कि मशालें बुझने लगीं। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे के पास एक भयानक आकृति उभरी। वह मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसके चारों तरफ एक काली ऊर्जा घूम रही थी। ये क्या बला है? गोली मारो इसे। गार्ड्स ने गोलियां चलाईं, लेकिन वे गोलियां मुस्कान के शरीर के आर पार निकल गईं जैसे वो हवा हो। मुस्कान की रूह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी और सीधे ठाकुर की बालकनी की तरफ उड़ने लगी। बलवंत, आज कोई बंदूक तुझे नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी जमीन के लिए मेरा गला घोंटा था। आज तेरा अंत मेरी आंखों के सामने होगा। ठाकुर पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अदृश्य ताकतों ने उसे जकड़ लिया। गांव वाले नीचे खड़े होकर यह मंजर देख रहे थे। अचानक मुस्कान की रूह ने ठाकुर को हवा में ऊपर उठाया। मुझे छोड़ दो, मैं सारी जमीनें वापस कर दूंगा। मैं पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। देर हो चुकी है बलवंत। न्याय अब इंसान नहीं, रूहें करेंगी। एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का वो हिस्सा ढह गया जहां ठाकुर खड़ा था। ठाकुर बलवंत नीचे गिर पड़ा और मलबे के नीचे दब गया। उसी क्षण मुस्कान की रूह धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका डरावना चेहरा फिर से वही मासूम मुस्कान जैसा हो गया। अंधेरा छंट गया। मुस्कान की रूह माधव और दीनू के सामने आई। उसकी आंखों में अब आग नहीं बल्कि शांति थी। काका, आज मेरी आत्मा को शांति मिली। अपनी जमीन और अपनों के लिए हमेशा ऐसे ही लड़ते रहना। अब मेरा वक्त हो गया है। बेटी, हम वादा करते हैं, इस गांव की खुशहाली के लिए हम कभी अन्याय नहीं सहेंगे। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुस्कान की रूह एक चमकदार रोशनी में बदली और आसमान की ओर उड़ गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। ठाकुर का आतंक खत्म हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद मुस्कान की उस जमीन पर गांव वालों ने एक स्कूल बनवाया जिसका नाम मुस्कान मेमोरियल रखा गया। माधव का बेटा आर्यन अब वहीं पढ़ता है। गांव में अब शांति है, लेकिन आज भी लोग उस रात को याद करते हैं जब एक रूह ने आकर गांव को जुल्म से बचाया था। याद रखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना भी एक पाप है। जब इंसान खामोश हो जाता है, तब कुदरत को इंसाफ के लिए उतरना पड़ता है।